a determined 11-year-old Anvisha Tyagi, an amazing dancer and a hardworking badminton player who has won multiple laurels over the years. A few noteworthy recognitions as she's participated in KBC Junior Season 14, a TV serial with Harmanpreet Kaur, a small role in Sindoor Ki Keemat, many prizes in dance competitions at the district level, and much more. During the lockdown, she also got the opportunity to interact with the world-renowned dancer, Mr. Remo D'Souza. So, without further ado, let's give a huge round of applause to Anvisha Tyagi and welcome her on the stage to hear from her. Come on guys, let's welcome with a big round of applause. Ganpati Bappa! Mangal Murti! सर्वांना सुप्रभात. तुम्ही सकाळी कसे आहेत? Hello everyone, I'm Anvisha Tyagi and मैंने अभी तो कुछ ज़्यादा अचीव नहीं करा है, फिर भी आप लोगों ने मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच. एंड आज मैं आपको अपने बिगिनिंग के बारे में, अपने बारे में कुछ बताने वाली हूँ. वैसे मैं कोई बहुत बड़ी स्पीकर नहीं हूँ, तो थोड़ी बहुत कोई गलती हो जाए तो माफ कीजिएगा. मेरा जन्म 5 अप्रैल 2011. ए वेट, 5 अप्रैल इज कमिंग सून. विश मी हैप्पी बर्थडे, ओके? थैंक यू. मेरा जन्म 5 अप्रैल 2011 को गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था. जब मैं 4 साल की थी, मेरी मम्मा की जॉब लगी एज अ गवर्नमेंट टीचर, तो हम लोग पीलीभीत उत्तर प्रदेश शिफ्ट हो गए. पीलीभीत एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, आपने नहीं सुना होगा नाम. बरेली का नाम सुना होगा, झुमका. मेरा झुमका उठा के लाया यार वे, जो गिरा था बरेली के बाजार में. वो वाला झुमका वाला बरेली, उसके पास एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है पीलीभीत. हम लोग उधर शिफ्ट हो गए. तो मैं फ्रैंकली बता रही हूँ, जब मैं छोटी सी थी, अभी भी छोटी हूँ, पर जब और छोटी थी मैं बहुत गोलू थी. तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए और घर पे रह के मोटी ना हो जाओ, इस वजह से मम्मा पापा ने मुझे डांस क्लास भेजा. धीरे धीरे मम्मी पापा को मेरे डांस में इम्प्रूवमेंट लगने लगा, तो मैं डांस को भी अलॉन्ग विद स्टडीज डांस को भी मैं ध्यान देने लगी. एंड मैं लिटिल एंजल स्कूल में पढ़ती थी इन पीलीभीत. तो वहाँ पे कोई भी एनुअल फंक्शन होता था, तो उसमें मैं डांस में पार्ट लेती थी. कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर कॉम्पिटिशन होते थे, सब में पार्ट लेती थी. बट जब भी कोई डांस कंपटीशन होता था, तो मेरी टीचर सबसे पहले मेरे पास ही आती थी. एंड मैंने नरेटिंग के लिए भी कुछ कॉम्पिटिशन्स करे स्कूल में, डिबेट्स एंड स्टोरी नरेट करना. बट फिर भी आई एम नॉट अ प्रोफेशनल स्पीकर टिल नाउ. एंड आई टेल यू अबाउट माई अचीवमेंट्स नाउ. Along with school annual functions and all, I have also achieved many trophies from district level competitions in dance. And also, as I'm good in academics, my mama papa ने participate करवाया था मेरे को Olympiads में. तो I love science and maths. I have 2 gold medals in science Olympiad and a silver and a bronze medal in maths Olympiad. And now I'll move on to lockdown. लॉकडाउन में कुछ टाइम तक तो हमने भी बहुत अच्छा बनाया, अच्छा खाया. मम्मी ने समोसा बनाया, पानी पूरी बनाई, चॉकलेट केक भी बनाया था. वो बात अलग है, इतने अच्छे से बना नहीं, पर हाँ कोशिश तो करी थी. 1 हफ्ते तक ऐसे ही अच्छे से सब चलता रहा. फिर मम्मा पापा ने ये सोचा कि किसी को पता तो है नहीं कि कोरोना कब तक है, लॉकडाउन कब तक चलने वाला है. अगर ऐसे ही रहेंगे तो आगे कुछ कर ही नहीं पाएंगे. इस वजह से फिर मम्मा पापा, हम लोग रेंट पे रहते थे, तो छोटा सा रूम था. इस वजह से मम्मा पापा ने फर्नीचर, सोफा एंड टेबल वो सब सेल आउट कर दिया एंड वॉल पर एक मिरर लगवा दिया. एंड उस रूम को, मेरी लिविंग रूम को मेरी डांस क्लास बना दी. वहीं पर एक डांस टीचर मुझे घर पे डांस सिखाने के लिए आते थे. तो जैसे मम्मा पापा को लगने लगा कि हाँ मैं अच्छा डांस कर रही हूँ, इम्प्रूवमेंट है, तो मैंने सुपर डांसर जैसे रियलिटी शोज में ऑडिशन देना शुरू कर दिया. उसमें अभी तक सिलेक्शन तो मेरा नहीं हुआ है, बट आई टेल यू अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट. जब लॉकडाउन आया, आफ्टर
मम्मा पापा ने वो सब मेरा डांस क्लास बनवा दिया था। उसके बाद देखो रेमो पापा लाइव आते थे, तब मैं उन्हें सर ही बुलाती थी। तो तब कुछ फिल्म इंडस्ट्री में कुछ हो नहीं रहा था, तब कोई काम नहीं चल रहा था, तो इस वजह से वो हर रात 7 बजे लाइव आते थे। मैं बहुत ट्राई करती थी, रेडी होके बैठती थी और सब रेडी रख के बैठती थी कि जैसे ही कनेक्ट करेंगे इस बार तो पक्का डांस दिखाऊंगी। पर 1 महीने तक उन्होंने मुझे कनेक्ट नहीं करा, तो उम्मीद थोड़ी टूट गई कि नहीं अब कनेक्ट नहीं करेंगे, अब क्या ही कनेक्ट कर लेंगे, इतने दिन से नहीं करा तो। पर पता नहीं एक दिन मतलब हम लोग तब भी उनका लाइव देखते रहते थे जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट एंड फन। एक दिन उन्होंने मुझे ऐसे ही कनेक्ट कर लिया, लिटरली मैं नाइट सूट में बैठी हुई थी। मेरे बाल भी इधर उधर बिखरे हुए थे। जब तक पापा ने स्पीकर कनेक्ट करा तब तक मम्मा ने मेरे बाल वगैरह सब ठीक करा एंड मैंने उस दिन पापा को पहली बार उनसे बात करी। मैंने उनको डांस भी दिखाया था। आपने मोस्ट ऑफ यू हैव हर्ड दिस सॉन्ग इलीगल वेपन 2.0 श्री डांस अथॉरिटी। यस, तो उस सॉन्ग पे मैंने उनको डांस, फिर पता नहीं पापा में इतना क्या अच्छा लगा कि जब भी वो लाइव आते हमेशा मुझे कनेक्ट करते थे। एक भी बार उन्होंने चांस नहीं मिस करा कि मुझे कनेक्ट ना करें। मैंने उनको इतने परफॉर्मेंसेस दिखाए, कभी एक्टिंग कभी डांस, मैंने पापा को इतने सारे परफॉर्मेंसेस दिखाए हैं। एंड मूविंग ऑन, फिर एक दिन मैंने पूछा कि पापा क्या तब मैं सर ही बुलाती थी, तो सर क्या मैं आपसे मिलने आ सकती हूँ, क्योंकि तब तो सिर्फ इंस्टाग्राम लाइव पे बात होती थी। तो उन्होंने कहा जब कोरोना थोड़ा कम हो जाएगा एंड लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तब आप उनसे मिलने आना। फिर मैं फाइनली उनसे मिलने गई मुंबई। मैं 2-3 बार मुंबई इसीलिए आई ओनली बिकॉज ऑफ मीटिंग पापा। मैं उनके घर भी गई, उनके ऑफिस भी गई, उनसे मिली। फिर वापस सेकेंड वेव कोरोना, सेकेंड लॉकडाउन, उसमें मम्मी पापा को लगने लगा कि डांसिंग और एक्टिंग की फील्ड में मैं काफी इम्प्रूवमेंट कर रही हूँ। क्योंकि जब मैं छोटी थी, जब मैं पीलीभीत में रहते थे, तब मेरे इतने सारे ड्रीम्स थे, पुलिस में भी जाना है, एस्ट्रोनॉट भी बनना है, डांसिंग में भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, सब करना है। पर आफ्टर मीटिंग रेमो पापा मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं, अब तो डांसिंग एंड एक्टिंग की फील्ड में ही जाना है। मम्मा पापा को भी ये लगा कि हाँ मैं उसमें इम्प्रूवमेंट कर रही हूँ, तो मम्मा पापा ने इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया। लोगों ने सजेस्ट करा कि आप लोग दिल्ली शिफ्ट हो जाइए, क्योंकि हम लोग का जो होम टाउन है गाजियाबाद, वो दिल्ली की थोड़ा पास में ही पड़ता है। दिल्ली इज अ बिग सिटी, मेनी प्लेटफॉर्म्स। बट मम्मा पापा ने ये सोचा दिल्ली से भी तो घूम फिर के वापस मुंबई आना पड़ता, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री मुंबई में, डांस एंड ऑल के प्लेटफॉर्म मुंबई में। तो वैसे तो एक बहुत डिफिकल्ट डिसीजन था मम्मा पापा के लिए, क्योंकि मैं आज तक अपने मम्मा पापा से अलग नहीं रही हूँ। बट डिफिकल्ट था, फिर भी मम्मा पापा ने ये सोचा कि अगर बच्चे को फ्यूचर बनाना है तो स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, रिस्क तो लेना पड़ेगा। इस वजह से फिर अप्रैल 2022 में मैं मम्मा पापा के साथ शिफ्ट हो गई वसई महाराष्ट्र में। मैं यहाँ पे नॉर्मली ऐसे स्कूल में जाती थी, पोदार इंटरनेशनल स्कूल में मैं पढ़ती हूँ। मुझे सभी टीचर्स बहुत पसंद है, मेरे प्रिंसिपल सब बहुत अच्छे, नॉन टीचिंग स्टाफ सब इतना काइंड है। तो मैं अच्छे से आराम से स्कूल जाती थी, वापस आती थी, डांस क्लास जाती थी। एक दिन मम्मा ने मुझे बिना बताए केबीसी में रजिस्ट्रेशन करवा दिया। जब सेकेंड राउंड के लिए सिलेक्शन हुआ तब मम्मी फोन करके कहती है, बेटा मैंने तुम्हारा केबीसी में रजिस्ट्रेशन करवाया था और तुम्हारा सेकेंड राउंड के लिए सिलेक्शन हो गया। जस्ट थिंक माय रिएक्शन, एटलीस्ट मुझे बता तो देते। और उस टाइम में क्या अपनी सारी बुक्स निकाल के फेंकी है कि अरे सब पढ़ो, जल्दी पढ़ो, जल्दी पढ़ो। एक्चुअली ये तब की बात है जब मैं दिवाली की वजह से वापस पीलीभीत आई थी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करने के लिए। हम लोग का प्लान ये था कि पीलीभीत से फिर गाजियाबाद जाएंगे, बट जब जाने वाले थे वापस घर, क्योंकि मेरे गांव वगैरह गाजियाबाद में, तो जब हम गाजियाबाद जाने वाले थे उससे 1 या 2 दिन पहले ही कॉल आया और उन्होंने बोला कि आपका सेकेंड राउंड के लिए सिलेक्शन हुआ है और आपको मुंबई आना है। तो इस वजह से फिर हम लोगों ने थोड़ा सोचा, बुरा लगा कि फैमिली के साथ दिवाली नहीं सेलिब्रेट कर पाएंगे। बट हम लोग ने फिर नेक्स्ट डे की फ्लाइट बुक कराई और वापस में आ गए वसई। मम्मा पहले मैं सोचने लगी थी क्या पढ़ूं, क्या मैं, क्या इम्पोर्टेंट होगा। मम्मी ने कहा ये मत ढूंढो कि क्या इम्पोर्टेंट होगा। मम्मी ने बोला कि सब पढ़ो। आप मेरी हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक खोल के देखेंगे ना, ईच एंड एवरी चैप्टर, सब चैप्टर्स पढ़े, ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अंडरलाइन, सारे क्वेश्चन आंसर ढूंढ के रखे हैं पहले से। सिविक्स में मैं थोड़ी वीक हूँ,
बट हिस्ट्री में आप देखोगे ना, ईच एंड एवरी लाइन, हिस्ट्री में पता नहीं क्या है, हर चीज इंपॉर्टेंट होती है, हर चीज याद करनी पड़ती है। अब मैं उसमें क्या कर सकती हूँ। फिर भगवान जी की दुआ से सब इतना स्मूथली होता चला गया कि फिर मैं फाइनली उन 10 बच्चों के बीच में आकर केबीसी में बैठ गई। थोड़ा सा 1-2% नर्वसनेस हो रही थी, कैमरा से डर नहीं लगता है, पर इतने सारे लोग आपके सामने, आपके कंपटीशन में इतने लोग, एंड सबसे बड़ी बात, आपके सामने इतने बड़े सेलिब्रिटी अमिताभ बच्चन सर बैठे हैं, डर तो लगेगा ना। पर तब भी मैं ज्यादा नर्वस नहीं थी, 1-2%। पहली बार जब फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट हुआ, थोड़ा बुरा लगा क्योंकि कोई और आया था हॉट सीट पर, बट फिर मम्मा ने मुझे ट्रिक बताई, तो वो ट्रिक अप्लाई जब मैंने करी, मेरे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के सारे आंसर इतने फास्ट गए, और फिर मैं फाइनली हॉट सीट पर आ गई। तब मैंने कुछ सोचा नहीं, कैमरा एंड फ्लोर, मैं कार्टविल मार के गई और अमिताभ बच्चन सर के सामने आके हॉट सीट पर बैठ गई। तब भी थोड़ा सा नर्वसनेस हो रहा था, इतने बड़े सेलिब्रिटी आपके सामने बैठे हैं, पर अमिताभ बच्चन सर इतने फ्रेंडली, लगा ही नहीं जैसे मैं उनसे पहली बार मिल रही हूँ। ऐसा लग रहा था कितने पुराने दोस्त है मेरे, और जैसे मैं उनके घर पे आई हूँ, चाय पी रही हूँ, आराम से गप्पे लड़ा रही हूँ। जब तक 10th क्वेश्चन नहीं आया, इतना मजे से सब चल रहा था। 10th क्वेश्चन के बाद थोड़े से क्वेश्चन हार्ड हो गए, तो तब थोड़ा फीलिंग आई, अरे हाँ कुछ गेम भी चल रहा है। वरना तब तक तो आराम से हम लोग बातें कर रहे थे। और तभी 10th क्वेश्चन के बाद मुझे इतना बड़ा सरप्राइज मिला, रेमो पापा से उन्होंने मेरी वीडियो कॉल कराई वहीं पर। Then I felt 2 लेजेंड से मैं एक टाइम पे मिल रही हूँ, I'm the luckiest girl in the world। मुझे ज़्यादा लकी कोई नहीं होगा। And after that, I tell you, like जब अमिताभ बच्चन सर ने मुझे मेडल पहनाया, that was the best moment I ever experienced, and not only for me, मेरे मम्मी पापा के लिए भी वो बहुत प्राउड की बात थी, क्योंकि मेरी मम्मा का हमेशा से सपना था केबीसी में आना। वो सोचती थी कि अमिताभ बच्चन सर से ऐसे कई लोग मिलते होंगे, पर केबीसी के थ्रू अमिताभ बच्चन सर से मिलना उनका बहुत बड़ा ड्रीम था। उन्होंने कई बार ट्राई भी करा, पर इंटरव्यू राउंड के बाद से वो सिलेक्ट नहीं हो पाई। जितनी अगर उनका सिलेक्शन होता, वो जितनी खुश होती, उससे डबल वो खुश थी मेरे सिलेक्शन के बाद। और पापा को तो पूछो ही मत, पता है हम लोग के घर में लड़ाई होती थी टीवी के लिए। अभी तो खैर जहाँ पे मैं रह रही हूँ वसई में, उधर अभी हमारे घर पे टीवी नहीं है, पर जब पहले मैं पीलीभीत में रहती थी, लड़ाई होती थी, मुझे कार्टून देखना है, पापा को सूर्यवंशम। अरे पापा ने सूर्यवंशम कितनी बार देखी, अब मैंने काउंट भी नहीं करा है। एंड शोले तो मेरी भी ऑल टाइम फेवरेट है, मैं तो कभी भी देख लेती हूँ। पापा इतने खुश थे उस टाइम पे। अब मैं बताती हूँ आपको, जब मैं घर गई आफ्टर द शूट, पूरी रात नींद नहीं आई, पूरे टाइम चलता रहा दिमाग में अमिताभ बच्चन सर से मिलना, पूरा गेम दिमाग में आ गया। एंड अभी तक मैंने कुछ ज्यादा अचीव नहीं करा है, फिर भी मुझे एज अ स्पीकर, एज अ लाइक इतना बड़ा आपने प्लेटफॉर्म दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड आई बी सेइंग फेलियर मैंने भी कई बार एक्सपीरियंस करा है। मैंने भी कई रियलिटी शोज के लिए पार्ट लिया है, बट मेरा अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है। मुझे भी डांट पड़ती है, मैं भी फेल होती हूँ, बुरा लगता है, बट द मेन थिंग इज कि नेवर गिव अप। मेरे मम्मा ने हमेशा बोला है कि हो सकता है कि भगवान जी ने आपके लिए उससे कोई और अच्छी अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में रेडी रखी हो, इसलिए आपको इधर चांस ना हो, तो नेवर लूज होप, हमेशा आगे के लिए ट्राई करते रहना चाहिए। एंड वैसे तो अगर आप मुझे बोलो ना, मैं पूरा टाइम बात कर सकती हूँ, तो 5 मिनट और होंगी और फिर एंड करते हैं। मेरे पापा ने एक मूवी में बोला है, लाइफ इज ऑल अबाउट द नेक्स्ट स्टेप। तो वो कहना चाहते हैं कि हमेशा अपने फ्यूचर में आप क्या कर रहे हो उस पर आपको ध्यान देना चाहिए, ताकि आप अपने फ्यूचर सेल्फ को इम्प्रूव कर पाओ। 2 more lines I end up with। ये पंक्तियां हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कही है। अमल करो कुछ ऐसा जहां में, अमल करो कुछ ऐसा जहां में, जहां से गुजरे तुम्हारी नजरें, उधर से तुमको सलाम आए। धन्यवाद।